बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th है हमारी और रिसेंटली अभी जो आपके टर्म 2 के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसी से संबंधित जो आपका एक सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। तो इसी का हम एक और क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ में। यानी कि देखिए फर्स्ट आपका एक ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर नंबर 2 है और अभी ऐसे ही आपके 3 से 4 अभी और क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करवाएंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो जाए। बात करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर का जो एक फ्रंट पेज होता है कुछ इस तरीके का कि सबसे पहले तो यहाँ पे सेट होगा 1 2 3 4 और कोड रहेगा आपका, सीरीज रहेगी, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा और ये कुछ नोट होते हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो आपको मेन पढ़ना है वो है आपके सामान्य निर्देश के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 होंगे। खंड खा में आपके 2 प्रश्न होंगे 1 मार्क्स के स्रोत आधारित। खंड क जो है आपका, खंड ख में आपके जो है वो 3 से लेकर 9 प्रश्न यानी कि 7 प्रश्न आपके 2 अंक के होंगे। खंड ग में आपके 3 प्रश्न 4 अंक के होंगे। खंड घ में आपके 2 प्रश्न 6 अंक के होंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर की। और सबसे स्पेशल बात क्या है कि मैं आपको क्वेश्चन जो है वो हिंदी में अच्छे से समझा दूंगा और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए एक सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन ए की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन नंबर ए हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है यानी कि खंड क है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए एक स्रोत है, अब हमें स्रोत को पढ़ना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन ने भारत को बदले में जो दिया था भूस्वामित्व और अंग्रेजी में शिक्षा की सुविधा, ठीक है। तो ये क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटिश शासन ने भारत को दिया था। कुछ तथ्य साबित करते हैं कि जो विकल्प दिए गए थे वह मध्यम वर्ग का गठन करने के लिए समुचित नहीं थे। ये आपका स्रोत है। अब देखो प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश शासन के समय किस वर्ग को ज्यादा फायदा मिला। तो हमें सिंपल सी बात पता है कि उच्च वर्ग को या फिर जो जमींदार वर्ग है उसे मिला था, अभिजात वर्ग को जो अमीर वर्ग था उसे मिला था। तो सिंपल सा इसका आंसर ये हो जाएगा। और इंग्लिश में देखना चाहे तो देख सकते हैं आपका ये है अपर क्लासेस लैंड लोअर, इसका जो है आंसर हो जाएगा लैंड ओनर। सेकंड स्रोत है, सभी जानते हैं कि भारत में पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था जाति संरचना और जातीय पहचान के इर्द गिर्द संगठित है, लेकिन आधुनिक परिदृश्य में जाति और नीति के संबंध की व्याख्या करते हुए आधुनिकता के सिद्धांतों से बना नजरिया एक प्रकार के भय से ग्रसित होता है। आप स्रोत पढ़ो और प्रश्न का उत्तर दो। जाति राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करती है, यानी कि जो जाति होती है वो राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करती है। तो देखो जाति के आधार पर जो होते हैं वो व्यक्ति जो होता है वो अपने उम्मीदवार का चयन होता है, वो अपनी ही जाति के जो उम्मीदवार होते हैं उसको वोट देता है और जाति का इस तरीके से राजनीतिक दबाव बन जाता है। तो सिंपल सा आपको 1 मार्क्स में इतना ही लिखना है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप जो है हाउ डज कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, तो किस तरीके से करती है वोटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, और कैंडिडेट्स को कास्ट के अकॉर्डिंग चुनती है, सिलेक्शन करती है इस तरीके से। सेक्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। इसमें आपके 2 मार्क्स से 7 प्रश्न यानी कि 14 अंक का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब भी हमारे जीवन का एक जटिल हिस्सा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब भी हमारे जीवन का एक जटिल हिस्सा है। कथन को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है। अंग्रेजों ने लगभग भारत पर 200 वर्ष तक शासन किया है और दुनिया के कई ऐसे देश पश्चिमी उपनिवेशवाद है उसका शिकार भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ब्रिटिश की, तो उदाहरण के अकॉर्डिंग लेंगे हम। एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे अंग्रेजी भाषा। बहुत से भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य रचनाएं लिखी हैं, यानी कि जो रचनाएं हैं वो लिखी हैं जो कि लोगों को काफी पसंद भी आती हैं। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के कारण लोगों को कई विशेष स्थान भी प्राप्त होते हैं। किसी को टीचर, प्रोफेसर और भी बहुत सारे जो विशेष स्थान है वो अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की वजह से होते हैं। और जिसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है उसे रोजगार के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आजकल हमने भी देखा है भाई कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप एक अच्छी जॉब नहीं ले पाते। ये एक परेशानी है लोगों के लिए। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की वजह से आज जो दलित लोग हैं उनके लिए बहुत से अवसर खुल गए। यानी कि देखो कई बार क्या होता है कि नौकरियां जो होती है उसमें अंग्रेजी जो लैंग्वेज होती है वो काफी मायने रखती है, तो इसलिए अब जो दलित है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखकर अपने जो स्तर है उसे और अच्छा बना सकता है। तो इस तरीके से आप इसमें ये वाला पॉइंट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ में आ गया। और इंग्लिश में जिन बच्चों को क्वेश्चन का आंसर देखना है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है और आंसर आपको इस तरीके से लिख देना, पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार आंदोलन में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है समाज शास्त्री सतीश सबर बाल। क्या नाम है? समाज शास्त्री सतीश सबर बाल। इनका वर्णन कीजिए जो सामाजिक आंदोलन हुए थे उनमें। तो इनका वर्णन कुछ इस तरीके से है। देखो सबसे पहला संचार माध्यम के बारे में इन्होंने कहा
कि जैसे जहाज, रेलवे, प्रेस, माइक्रोफोन आदि, इन सभी की वजह से जो वस्तुओं का आवागमन और जो नए नए विचार है उनका तीव्र गति से एक जगह से दूसरी जगह पर प्रदान आवागमन आसान हो पाया है। दूसरा ये कहते हैं संगठनों का स्वरूप। जैसे बंगाल में ब्राह्म समाज है, पंजाब में आर्य समाज की स्थापना हुई, मुस्लिम महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं हुई, जैसे अंजुमन ए ख्वातीन इस्लाम की स्थापना हुई। यानी कि एक तरीके से ये कह रहे हैं कि जो आंदोलन हुए थे उनमें इन्होंने कहा कि ऐसे कुछ संगठन की जो है स्थापना हुई थी, अगर कुछ जाति के आधार पे है तो कुछ वर्ग और लिंग के आधार पर भी है। उसके बाद है विचार की प्रकृति। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता तथा उदारवाद के जो नए विचार थे, पारिवारिक की जो संरचना है, विवाह संबंधी नियम होते हैं, संस्कृति में स्वचेतन के विचार, शिक्षा के मूल्य आदि जो है वो इन्हीं समाज सुधार आंदोलन की वजह से लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से इसमें लिख देनी है। संचार माध्यम, संगठनों के स्वरूप और विचार की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से आप इंग्लिश में देखना चाहें तो मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट नेचर ऑफ थॉट। कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कृषि मजदूरों का महिलाकरण से क्या अभिप्राय। यानी कि जो कृषि जो मजदूर होते हैं उसमें बेसिकली क्या होते हैं, जो पुरुष होते हैं वो देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि महिलाकरण से क्या मतलब है। तो देखो अधिकतर जो निर्धन क्षेत्र होते हैं, देखो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ सकते हैं और पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैं हिंदी में आपको ऊपर समझा रहा हूँ। तो निर्धन क्षेत्र में जहाँ परिवार के पुरुष सदस्य जो थे वो वर्ष का अधिकतर हिस्सा गांव से बाहर काम करने में बिताया करते थे, तो उस क्षेत्र में जहाँ पे लोग जो है वो नहीं है, पुरुष नहीं है, तो वहां पर जो कृषि थी वो मूल रूप से किसका कार्य बन गई थी, महिलाओं का। तो महिलाएं भी कृषि मजदूरों के मुख्य स्रोत के रूप में उभर रही थी, जिससे कृषि मजदूर जो था उसका महिलाकरण हो रहा था। यानी कि कृषि मजदूर में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का अधिक भागीदार बनना, अधिक कार्य करना, उनकी भागीदारी का बढ़ना, इसी को कृषि मजदूरों का महिलाकरण कहा जाता है। सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही है तो बच्चों कमेंट करके बताओ यस सर, हमें सारी की सारी चीजें आप जो समझा रहे हो वो अच्छे से समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, भारतीय कृषि में उदारीकरण के कोई 4 प्रभाव लिखिए। यानी कि भारतीय कृषि जो है उसमें उदारीकरण के आपको कोई 4 प्रभाव लिखने हैं। तो कौन कौन से? सबसे पहला है कि कृषि बाजार का विस्तार होता है, उत्पादक जो है वो उसका एक आकर्षक मूल्य और अच्छा मूल्य हमें मिलता है, उपभोक्ताओं को सस्ती और जो कृषि वस्तुएं होती है वो आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, कृषि क्षेत्र में जो उत्पाद होते हैं वो बढ़ते हैं। देखो एक क्या होता है, कृषि बाजार बढ़ गया, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कृषि क्षेत्र के उत्पादों में वृद्धि होगी, उत्पादों में वृद्धि है तो उपभोक्ताओं को बहुत ही सस्ते और आसानी से कृषि वस्तुएं मिलेंगी और उत्पादक को एक आवश्यक मूल्य भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 के ये 4th पॉइंट आसानी से यहाँ पे क्लियरफाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं लिखिए। यानी कि जो प्रवासी श्रमिक होते हैं इनकी क्या समस्याएं होती हैं। तो देखो बेसिकली देखा गया है कि जैसे तट रेखा के साथ मछली प्रसंस्करण संयंत्र तमिलनाडु, यानी कि जहाँ पे मछली जो वो अधिकतर पकड़े जाती है, अधिकतर वो खाने के उपयोग में लाई जाती है, जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल, यहाँ की ज्यादातर एकल युवा महिलाओं को रोजगार देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो प्रवासी श्रमिक होते हैं वो किसको काम दिया जाता है, अधिकतर महिलाओं को। उनमें से 10-12 को छोटे कमरों में रखा जाता था और कभी कभी किसी अन्य के लिए एक जगह बनानी पड़ती थी। यानी कि इसलिए बताया गया है कि मछली पकड़ने के लिए महिलाओं को अधिक काम दिया जाता था, उनके रहने का इंतजाम किया जाता था। इतना याद रखते हैं। जो युवा महिलाएं होती थी उनको विनम्र कार्यकर्ता के रूप में, यानी कि युवा महिलाएं, जो महिलाएं युवा हैं, उन्हें एक तरीके से इस रूप में देखा जाता था कि सभी के साथ प्रेम भाव से, आदर भाव से अपना कार्य करेंगे। कई पुरुष जो थे वो अपने परिवारों को गांव में छोड़कर अकेले ही श्रमिक के रूप में रहने चले जाते थे और श्रमिकों की बहुत सारी समस्याएं होती, आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं। प्रवासियों के पास सामाजिकीकरण के लिए बहुत कम समय होता था। यानी कि जो व्यक्ति प्रवास करके जाते थे उनके पास समाज में सामाजिकीकरण करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता था, जिसकी वजह से वे अकेलापन और उनके अंदर एक अस्थिरता की जो भावना थी वो उत्पन्न हो जाती थी। तो इस तरीके से आप इसका आंसर भी लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पे इन पॉइंट्स को अच्छे से क्लेरिफाई कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बेसिकली इसमें देखो 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 महिला संगठनों के नाम लिखो। तो एक है वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1971, एक है ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस। देखो सिंपल सा क्या है, वीमेंस इंडिया, और एक है ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, सिंपल सा है। सामाजिक आंदोलन के कोई 2 प्रकार, देखिए 2 प्रकार पूछे गए लेकिन मैं आपको 3 बता देता हूँ। पहला प्रकार है प्रतिदानात्मक आंदोलन। यह व्यक्तियों की चेतना, गतिविधियों
ठीक है, गतिविधियों में परिवर्तन लाते हैं। जैसे केरला के इजहावा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदलने के लिए ये आंदोलन किए थे, तो उन्हें कहते हैं प्रतिदानात्मक। सुधारवादी आंदोलन सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीरे धीरे प्रगतिशील जो चरण है उनमें बदले जाना, जैसे कि 1960 के दशक में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन व सूचना के अधिकार के लिए जो आंदोलन किए गए थे वो यही सुधारवादी आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। सारी चीजें समझ गए। फिर आता है क्रांतिकारी आंदोलन, सामाजिक संबंधों में आमूल परिवर्तन करना तथा राजसत्ता पर अधिकार करना। यानी कि देखो, कुछ सामाजिक संबंध होते हैं, राजसत्ता होती है, उस पर अपना अधिकार करना। जैसे कि बोल्शेविक क्रांति में, जिसमें रूस में जार को अपदस्थ किया था और उसकी जो सत्ता थी उस पर अपना जो शासन था वो कायम किया था। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो 2 महिला संगठनों के नाम लिख देंगे। उसके बाद सामाजिक आंदोलन के कौन कौन से 2 प्रकार पूछे गए, मैंने आपको 3 बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ एनी 2 वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, तो वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। अब इस तरीके से ये जो आपके हैं सोशल मूवमेंट्स के 3 टाइप्स वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, जाति के पंथ निरपेक्षीकरण का अर्थ बताइए। यानी कि जाति जो है उसका पंथ निरपेक्षीकरण किस तरीके से होता है ये आपको समझाना है। तो सबसे पहले तो आपको पंथ निरपेक्षीकरण का अर्थ बताना होगा कि आधुनिक समय में धर्म का जो प्रभाव है, यानी कि समाज में जो धर्म है आधुनिक समय में उसका प्रभाव काफी कम होता जा रहा है, तो उसी को कहते हैं पंथ निरपेक्षीकरण। पंथ निरपेक्षीकरण का मतलब क्या होता है, कम होना। पंथ यानी कि एक तरह से धर्म समझ लीजिए। आज के समय में जाति जो है वो राजनीतिक दबाव समूह के रूप में ज्यादा कार्य कर रही है। यानी कि जो जाति है वो आजकल के समय में, आधुनिक समय में राजनीतिक दबाव के रूप में ज्यादा कार्य करती है, जिसके चलते भारत में जाति संगठन, जातिगत राजनीतिक दलों का उद्भव होता जा रहा है। यह जाति संगठन अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकारों पर दबाव डालते हैं, और ये जो सरकारों पर दबाव डालती है, इनकी ये जो बदलने की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है जाति का पंथ निरपेक्षीकरण। ठीक है, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को समझ में आ गया। जाति का पंथ निरपेक्षीकरण का अर्थ समझाइए, किस तरीके से आप इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आप इजीली इस पॉइंट को अच्छे से क्लियरिफाई कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन नंबर बी था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरीके से था, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका इस तरीके से था। फिर नीचे आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका इस तरह से पूछा गया था। सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था जिसमें 2 क्वेश्चन थे आपके, और दोनों ही क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाए गए हैं, सारी की सारी चीजें। गाइस कमेंट करके बताइए कि आपको सारी की सारी चीजें अच्छे समझ में आ रही है नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी से, हमारा है 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पश्चिमी उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि पश्चिमी जो उपनिवेशवाद था उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा था, उसे आपको डिफाइन करना है। तो सिंपल सी एक लाइन लिखेंगे आप कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेशवाद रह चुका है, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, जिसकी वजह से पश्चिमी उपनिवेशवाद का काफी गहरा असर भारत पर पड़ा है। अब क्या असर पड़ा है, तो देखो सबसे पहला, भारत में जो आधुनिक विचार थे एवं ऐसी कई संस्थाएं जो औपनिवेशिक काल की देन है, जैसे कि संसदीय विधि हो गई, शिक्षा व्यवस्था हो गई, ये सभी क्या है, ये ब्रिटिश जो प्रारूप था उस पर आधारित है। ठीक है, तो आधुनिक विचार और संस्थाएं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, 2 पॉइंट। उसके बाद जैसे कि कुछ नियम होते थे, रेड लाइट्स, जो यातायात के नियम है, जैसे कि सड़कों पर बाएं चलना, ब्रेड, ऑमलेट, कटलेट जैसे खाने की चीजें इस्तेमाल करना, पोशाक, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना इत्यादि, ये सभी क्या है, ये अंग्रेजों की देन है जो कि हम आज भी फॉलो करते हैं। आज भी हम सड़क के बाएं ओर चलते हैं। ठीक है, हम ब्रेड खाते हैं, ऑमलेट खाते हैं, और साथ ही साथ हम जो पश्चिमी पोशाक है उसे पहनते हैं, अंग्रेजी भाषा को बोलते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स लिखने हैं। ये लोग क्या करते थे कि जंगलों को काटकर चाय की खेती इन्होंने शुरुआत की थी, तथा जंगलों को नियंत्रित एवं प्रशासित करने के लिए अनेक कानून बनाए थे। तो आज भी जो चाय है वो एक व्यक्ति के लिए बहुत ही अहम स्रोत मानी जाती है। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण भारतीय कृषि जो है उसमें बदलाव आया है। क्यों आया है, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो उन्होंने ये तय किया था कि एक किसान को कौन सी फसल उगानी है और कौन सी नहीं उगानी है, जिसकी वजह से भारतीय कृषि जो थी वो ब्रिटिश औपनिवेशिक आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन बनी हुई थी। यानी कि कृषि पर एक तरीके से पूरी तरह से जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शासक थे उनका नियंत्रण था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत के पारंपरिक आर्थिक ढांचे को खत्म कर दिया, यानी कि जो आर्थिक ढांचा था भारत का उसे उन्होंने खत्म कर दिया,
और उन्होंने क्या किया, जिसकी जब ढांचा खत्म कर दिया तो सिंपल सी बात है उसमें काम करने वाले कारीगर, शिल्पकार, बुनकर ये सभी क्या थे, बेकार हो गए। बेकार का मतलब होता है बेरोजगार, यानी कि जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, जिसके पास कोई काम नहीं है, ऐसे व्यक्ति बन गए थे। ठीक है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण जो पुराने शहर थे उनका अस्तित्व कमजोर होता जा रहा था। जो हमारे पुराने शहर हुआ करते थे भारत के, उनका अस्तित्व कमजोर हो रहा था। उसके स्थान पर जो नए औपनिवेशिक शहर थे जैसे कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई इत्यादि, इन सभी का धीरे धीरे करके विकास हो रहा था। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पॉइंट लिख देंगे। तो पश्चिमी उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाई गई हैं। एंड आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब देखो इंग्लिश में देखना चाहो तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कॉलोनिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। अब वो क्या क्या इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब देखो बेसिकली यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है आपके। ठेकेदारी व्यवस्था पर किन्हीं 4 तर्कों के साथ टिप्पणी कीजिए। उसके बाद है लोग किस तरह काम पाते थे, यानी कि लोगों को रोजगार किस तरीके से मिलता था उसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले ठेकेदारी व्यवस्था को हम समझते हैं। तो देखो सभी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ देखो, तो सबसे पहला है कि ठेकेदारी व्यवस्था का उपयोग जो था वो निर्माण स्थलों और ईंटों पर काम करने के लिए जो श्रमिक हुआ करते थे उनकी भर्ती के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है। तो किसके लिए उपयोग होता था, खेत ईंटों पर काम करने के लिए और निर्माण स्थलों के लिए। ठेकेदार जो थे वो क्या करते थे, वो गांव-गांव जाकर लोगों से पूछता था कि क्या आपको काम चाहिए, हम आपको काम देंगे। ठेकेदार अगर कोई व्यक्ति कहता था हमें काम चाहिए तो ठेकेदार जो था उसे ऋण दे देता था, और ऋण देता था तो उससे क्या होता था कि वो कार्यस्थल पर काम करने के लिए आ जाता था। ठेकेदारी के द्वारा जो ठेकेदार हुआ होता था उसके द्वारा जो पैसा उसे उधार दिया जाता था, ठीक है, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि अग्रिम वेतन, यानी कि पहले ही उसे सैलरी दे दी जाती थी और श्रमिक को तब तक उसको बिना मजदूरी के और मजबूरी में काम करना पड़ता था जब तक कि उसके द्वारा जो पैसा लिया गया वो ना चुक जाए। ठीक है। इस व्यवस्था से पहले खेतिहर मजदूरों को अनेक जमींदारों ने कर्ज से बांध दिया था, यानी कि इस व्यवस्था से पहले जो खेतिहर मजदूर थे उन्होंने क्या किया था, जमींदारों ने कि लोगों को कर्ज से बांध दिया था। ठीक है। लेकिन उसके बाद ये अनुबंध को तोड़ सकते थे, एक नया नियोक्ता भी ढूंढ सकते थे। कभी कभी पूरा परिवार जो था वो पलायन करता था और अपने माता पिता की मदद करते थे इस यहाँ पर काम करने के लिए। ठीक है। तो ठेकेदारी व्यवस्था क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड क्वेश्चन है लोग किस तरह से काम पाते थे, यानी कि लोगों को रोजगार किस तरीके से मिलता था। तो देख सकते हैं ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पे एक्सटेंड करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है रोजगार के विज्ञापन के द्वारा बहुत कम लोग रोजगार पाते थे, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसके द्वारा लोग कम रोजगार पाते थे, जबकि जो निजी संपर्क होता है उसके द्वारा लोग अधिक जो रोजगार थे वो पाते थे। जैसे एक फैक्ट्री के कामगारों को रोजगार देने का तरीका भिन्न होता था। कामगार ठेकेदारों से रोजगार प्राप्त करते थे, यानी कि एक फैक्ट्री में अगर कोई रोजगार देना है तो ठेकेदार उनको रोजगार दिया करते थे। ठेकेदार गांव-गांव जाता था, वहां काम चाहने वालों से पूछता था कि तुम्हें काम चाहिए होता तो वो उन्हें कुछ पैसे उधार देता था, जिसे अग्रिम दिहाड़ी माना जाता था, और जब तक ये उधार नहीं चुक जाता था वो बिना पैसे के काम करता था। सेम यही पॉइंट आपको ऊपर वो जो क्वेश्चन था उसमें भी लिख देना है। कार्यकारिणी और यूनियन दोनों ही अपने लोगों को काम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, यानी कि 2 संस्थाएं होती थी, एक कार्यकारिणी एक यूनियन, दोनों ही अपने लोगों के जो उनकी संस्था में लोग थे उनको काम दिलाने के लिए भूमिका निभाते थे। कुछ कामगार क्या करते थे कि कभी अगर वो अपने काम पे नहीं जा पाते थे तो वो अपने बदले क्या करते थे, अपने बच्चों को काम पर भेज दिया करते थे। बहुत सी फैक्ट्रियां ऐसी होती थी जहाँ पे बदली कामगार भी होते थे, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो छुट्टी पे हो गया है तो उस मजदूर की जगह दूसरे व्यक्ति जो थे उसको रख लिया जाता था, यानी कि एक तरीके से जैसे गेस्ट टीचर होता है स्कूल में, अगर गेस्ट टीचर होता है 1-2 दिन के लिए, साल भर के लिए, महीने भर के लिए, ऐसे ही ये जो दूसरे मजदूर हुआ करते थे उनको रखा जाता था। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ठेकेदारी व्यवस्था और लोग किस तरह काम पाते थे ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कमेंट ऑन द कॉन्ट्रैस्ट सिस्टम विद एनी 4 आर्गुमेंट्स। उसके बाद है हाउ डिड पीपल गेट व्हाट डिस्क्राइब। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सिस्टम के क्या क्या पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद जो पीपल्स थे किस तरीके से वर्क को फाइंड करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 12 है हमारा जाति आधारित किन्हीं 2 आंदोलनों का वर्णन कीजिए, यानी कि जाति पर आधारित 2 आंदोलन कौन कौन से। तो देखो सबसे पहला हमने लिया है दलित आंदोलन,
एक है पिछड़े वर्ग का आंदोलन और एक लिया है उच्च जाति का आंदोलन। तो सबसे पहले हम देखेंगे दलित जाति के आंदोलन के बारे में। दलित शब्द मराठी, हिंदी, गुजराती व अन्य भाषाओं के रूप में पहचान प्राप्त करने का एक संघर्ष, एक यानी कि अगर हम दलित शब्द का उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि मराठी, हिंदी, गुजराती अन्य भाषाओं में जो लोग हैं उनको पहचानने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। दलित जो है वो समानता, आत्मसम्मान, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि वे लोग जो दलित जाति के हैं, ठीक है, दलित लोग हैं, वो क्या करते हैं कि अपने आप के लिए समानता को पाने के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और ये छुआछूत की जो बीमारी है उसको खत्म करने के लिए संघर्ष करते हैं। उदाहरण जैसे कि मध्य प्रदेश में चमारों का सतनामी आंदोलन, महाराष्ट्र में महार आंदोलन, दक्षिण भारत में ब्राह्मणवादी विरोधी आंदोलन। तो ये क्या है, 3 यहाँ पे उदाहरण है। अगला है पिछड़े वर्ग का आंदोलन। ये क्या कहता है कि पिछड़ी जातियों वर्गों का राजनीतिक इकाई के रूप में उदय किया जाए, ये इनका मानना है, ठीक है। औपनिवेशिक काल में राज्य जो है वो अपनी संरक्षित का वितरण जाति आधारित करते हैं, यानी कि जो औपनिवेशिक काल था उसमें राज्य जो थे वो किस तरीके से अपना वर्गीकरण करते थे, जाति के आधार पे। तो अब ये क्या कहते हैं कि भाई जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के जातियों के लोग हैं, उन्हें भी अब राजनीति में आपको हिस्सा देना पड़ेगा। सामाजिक तथा राजनीतिक पहचान के लिए ये लोग जो है अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। आधुनिक काल में जाति अपने कर्मकांडों, विषय, वस्तु छोड़ने लगी है और राजनीतिक गतिशीलता के पथ निरपेक्ष हो गया, इनके तरीके से ये अपने कर्मकांड जो है उनको छोड़ते हुए राजनीति के आगे, राजनीति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उच्च जाति का आंदोलन ये क्या कहता है कि दलित और पिछड़े जो लोग हैं इनके प्रभाव से उच्च जातियों ने उपेक्षित महसूस किया, यानी कि देखिए दलितों को और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें जब आप आरक्षण दे देंगे तो सिंपल सी बात है कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो आंदोलन करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है, इसलिए। तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। दलित आंदोलन, पिछड़े वर्ग का आंदोलन और उच्च जाति का आंदोलन कंप्लीट हो गया। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 इंग्लिश में। डिस्क्राइब एनी 2 मूवमेंट्स बेस्ड ऑन कास्ट। तो सबसे पहला है दलित मूवमेंट, उसके बाद है बैकवर्ड क्लास मूवमेंट एंड देन लास्ट अपर कास्ट मूवमेंट। तो इस तरीके से आपका ये जो सेक्शन नंबर बी था हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, सेक्शन नंबर सी है बेसिकली हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, सेक्शन नंबर सी है और इसके जितने भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर डी यानी कि खंड घ की। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 में कि संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं तथा इसकी आलोचना करते हुए कोई 6 तर्क आपको लिखना है, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है और उसके कोई 6 तर्क आलोचना में लिखने हैं। और अथवा में क्या है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए जो समाज सुधार आंदोलन है उनका वर्णन करना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे सबसे पहले संस्कृतिकरण और उसकी आलोचना। तो देखो संस्कृतिकरण जो शब्द है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, एम.एन. श्रीनिवास इनके द्वारा। यह वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति या फिर जनजाति जो है वो उच्च जाति की जो जीवन पद्धति होती है, उनके जो अनुष्ठान मूल्य होते हैं, जो आदर्श होते हैं, जो विचार होते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। तो संस्कृतिकरण का मतलब क्या हो गया कि एक छोटे व्यक्ति के द्वारा बड़े व्यक्ति का, यानी कि निम्न जाति के द्वारा उच्च जाति के लोगों की जीवन पद्धति, अनुष्ठान मूल्य, आदर्श, विचारों का अनुकरण करना। इसका प्रभाव जो है वो इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो निम्न भाषी लोग होते हैं, निम्न जाति के लोग होते हैं, वो भाषा को उनकी अपनाते हैं, उनके साहित्य को अपनाते हैं, उनकी विचारधारा को अपनाते हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अनुष्ठान, जीवन पद्धति, इन सभी को अपनाते जाते हैं। ये प्रक्रिया अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में देखी जा सकती है। तो ये होता है संस्कृतिकरण का मतलब। जिन क्षेत्रों में गैर संस्कृतिकरण जातियां प्रभुत्वशाली थी वहां की संस्कृति को इन निम्न जातियों ने प्रभावित किया, जिसे श्रीनिवास ने विसंस्कृतिकरण, ये आपका एक अलग टॉपिक है, इसे अपना चाहें तो याद ना रखें, लेकिन हाँ एक मार्क्स में पूछ लिया गया कि विसंस्कृतिकरण है तो क्या, तो आप इसे जरूर लिखेंगे। अब देखो इसकी आलोचना के बारे में 6 पॉइंट्स, तो 6 की जगह मैं आपको यहाँ पे 7-8 पॉइंट बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले बेसिकली 3 पॉइंट। सबसे पहला है कि निम्न जाति के प्रति जो भेदभाव था वो जो एक विशेष अधिकार है, ये इसकी आलोचना है। उसके बाद क्या है कि सामाजिक गतिशीलता निम्न जाति के स्त्रीकरण में उद्योगामी परिवर्तन करती है, यानी कि समाज की जो गतिशीलता है वो निम्न जाति के लिए परिवर्तन कर रही है। उच्च जाति की जीवन शैली और उच्च जाति की जो जीवन शैली है उसे उच्च मानते हैं और निम्न श्रेणी की जो जीवन शैली उसे निम्न मानते हैं, जिसकी वजह से एक हीन भावना, एक गलत भावना इन दोनों के बीच में पैदा हो रही है। उसके बाद अगला है उच्च जाति की जीवन शैली का अनुकरण
वांछनीय तथा प्राकृतिक, यानी कि निम्न जाति के जो लोग हैं वो उच्च जाति की जीवन शैली का अनुकरण करते हैं, ये एक प्राकृतिक समानता है। यह अवधारणा असमानता तथा अपवर्जन पर आधारित है, यानी कि जो अवधारणा है वो असमानता अपवर्जन इस पर आधारित है। इसमें जो है वो दलित समाज के मूल पक्षों को पिछड़ा माना जाता है, दलित समाज के जो मूल पक्ष होते हैं उसको इसमें पिछड़ा माना जाता है। जैसे कि जो लड़कियां होती हैं उनको असमानता की श्रेणी में नीचे धकेल दिया जाता है, यानी कि तरीके से कह सकते हैं कि लड़के और लड़कियों के साथ में जो एक असमानता होती है वो इस संस्कृतिकरण की बहुत बड़ी आलोचना है। जातीय सदस्यता भी प्रतिभा की सूचक बन गई, यानी कि जो एक जाति जो है छोटी है बड़ी है ये प्रतिभा का एक सूचक बन गई है। यही भावना दलितों में भी आई है, लेकिन फिर भी भेदभाव व अपवर्जन के वे लोग शिकार हैं। तो इस तरीके से संस्कृतिकरण क्या है, इसकी आलोचना क्या है, आप वर्णन करेंगे। 19वीं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो समाज सुधार आंदोलन हुए उसका वर्णन। अब कौन कौन से आंदोलन हुए थे इनको हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखो, समाज सुधार आंदोलन उन चुनौतियों के जवाब हुआ करते थे जिन्हें भारत के लोग अनुभव कर रहे होते थे, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, जाति प्रथा, ये सभी क्या है, इनकी वजह से समाज सुधार आंदोलन चलाए गए। जैसे कि सबसे पहला राम मनोहर राय के द्वारा राजा राम, सॉरी मैंने नाम अलग पढ़ दिया क्योंकि मैं अभी आपके 12th के पॉलिटिकल पढ़ रहा था, तो इसमें राम मनोहर लोहिया के बारे में मैं पढ़ रहा था तो वही नाम याद आ गया। तो देखो, राजा राम मोहन राय, तो इनकी जो सती, इन्होंने क्या किया था कि सती प्रथा का विरोध किया था। उसके बाद समाजशास्त्री सतीश सब्बरवाल, इन्होंने औपनिवेशिक भारत में आर्थिक परिवर्तनों के लिए कई पहलू बताए थे। ये पहलू आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है, ये तीनों की तीनों। आधुनिक, देखो यहाँ से आप समझो, आधुनिक तथा पारंपरिक जो विचारधाराएं हैं उनमें वाद विवाद भी हुआ करता था। जैसे कि ज्योतिबा फुले थे, इन्होंने आर्यों से पहले का जो काल था उसे अच्छा माना था और आर्यों के काल को अच्छा नहीं माना था। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने आर्य आयु की प्रशंसा की है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से ज्योतिबा फुले जो वो क्या कहते हैं, ये गलत काल था, अच्छा नहीं था, बाल गंगाधर कहते ये अच्छा काल था। जहां आरा शाह नवाज, इन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में बहुविवाह की कुप्रथा के विरुद्ध भाषण दिया, इससे कुरान की मूल भावनाओं के विरुद्ध बताया गया। यानी कि एक तरीके से ये कहा जाता है कि किसी ने अगर अच्छा करना चाहा है तो दूसरे जो लोग हैं उन्होंने उसे गलत बताया। इस तरीके से समाज सुधारों के विरोधियों ने भी अपनी रूढ़िवादी बातों को उठाया, जैसे कि सती प्रथा के समर्थन में बंगाल में धर्म सभा का गठन हुआ। यानी कि समाज सुधार के जो विरोधी थे, जो समाज सुधार कर रहे हैं, उनके जो विरोधी हैं वो क्या कहते हैं कि हम ये नहीं करने देंगे। उन्होंने क्या किया, सती प्रथा के समर्थन में बंगाल में एक धर्म सभा का गठन कर दिया। भारत में संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक विविधता भी फैली हुई है। आधुनिक ज्ञान व शिक्षा के कारण शिक्षित भारतीयों को उपनिवेशवाद में अन्याय और अपमान का एहसास देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का पहला क्वेश्चन, संस्कृतिकरण क्या है, आलोचना, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में जो समाज सुधार आंदोलन हुए वो कौन कौन से थे, ये चीज आपको समझ में आ गई। संस्कृतिकरण शब्द क्या है, संस्कृतिकरण की आलोचना किस तरीके से लिखेंगे, और जो आंसर है अगले क्वेश्चन का वो कैसे लिखेंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई। इंग्लिश में देखना चाहें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय संस्कृतिकरण, संस्कृतिजाइजेशन, एंड राइट एनी 6 आर्गुमेंट्स criticizing it. Describe the social reform movement that took place in the 19th and early 20th century. तो फर्स्ट का क्वेश्चन जो है वो आप इस तरीके से लिख देंगे, ओके। और सेकंड वाले का जो आपका अथवा में दिया हुआ है, अथवा वाले के प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख देंगे। अब आ जाता है हमारा सबसे आखिरी प्रश्न। सबसे आखिरी प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में जो भूमि सुधार कानून लागू किए गए थे या भूमि सुधार जो किए गए थे उसके कौन कौन से परिणाम हुए, इसकी आपको समीक्षा करनी। तो देखो, सबसे पहले तो कि इसके उद्देश्य क्या थे, कि औपनिवेशिक काल में जो भूमि सुधार थे इसके उद्देश्य क्या थे। तो उद्देश्य में सबसे पहला ये था कि पहले से जो कृषि संरचना पैदा हुई है, ठीक है, जो पहले से कृषि संरचना बनी हुई है उसमें जो बाधाएं हैं उसको दूर किया जाए, शोषण और सामाजिक असमानता को दूर किया जाए, समाज के सभी वर्ग के जो लोग हैं उनकी जो स्थिति है और उनमें जो अवसर हैं उनकी समानता को सुनिश्चित किया जाए। यानी कि देखो 3 पॉइंट आपके यहीं पे बन गए, कौन कौन सा, पहले से जो कृषि में कृषि संरचना में जो बाधा है उनको दूर कर दो, पहला पॉइंट। दूसरा, शोषण और सामाजिक जो असमानता है उसको दूर कर दो। तीसरा पॉइंट कि समाज जो है, एक सेकंड, ये शायद आपको लगेगा कि रॉन्ग बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, हाँ, समाज जो है, समाज के सभी वर्ग के लोगों में एक स्थिति, अच्छी स्थिति और उनमें अवसरों की समानता को स्थापित किया जाए। अब वो कौन कौन से परिणाम थे, कौन कौन से कदम उठाए गए जिससे परिणाम निकले वो समझिए। तो सबसे पहले थी जमींदारी व्यवस्था। इसमें क्या किया गया, इस प्रणाली में
जमींदार भूमि का स्वामी माना जाता था। सरकार से कृषक का सीधा संबंध नहीं होता था, यानी कि सरकार जो है उसका संबंध सीधा कृषक के नहीं होता था, अपितु जमींदार के माध्यम से भूमि का कार्य कृषकों के द्वारा सरकार तक पहुंचता था। बेसिकली जमींदारी व्यवस्था में ये हो जाएगा कि जमींदार जो था वो भूमि का मालिक होता था, जिस वक्त किसान काम करते थे, किसान कर देता था जमींदार को, जमींदार कर देता था सरकार। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये क्या थी? रैयत का मतलब होता है यहाँ पे यूज किया गया कृषक के लिए। तो इस व्यवस्था में भूमिका का जो कर है, यानी कि जो कृषि का भूमि का जो कर है, वो सीधा किसके पास जाता था? सरकार के पास। जमींदार को इसमें से हटा दिया गया। ये आपको समझ में आ गए। उसके बाद आता है स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार। स्वतंत्र भारत में नेहरू और उनके नीति सलाहकारों ने 1950 से 1970 के दशक तक भूमि सुधारों की एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत की जिसमें राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे विशेष परिवर्तन किए गए। इन्होंने क्या किया कि जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, लेकिन अभी भी ये कुछ क्षेत्रों में देखी जाती है। पट्टेदारी को उन्होंने खत्म कर दिया, परंतु केवल बंगाल तथा केरल तक ये सीमित था। यानी कि जमींदारी व्यवस्था, पट्टेदारी व्यवस्था को खत्म तो किया गया, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी ये देखी जाती है। काश्तकार जो किराए पर भूमि लेकर खेती करते थे उन्हें काश्तकार या फिर पट्टेदार जो या फिर जोतदार कहते हैं। तो एक नाम से पूछा जा सकता है काश्तदार, पट्टेदार, जोतदार ये कौन होते हैं? तो जो किराए पर भूमि लेकर खेती करते हैं। भूमि की हदबंदी अधिनियम जो राज्यों का कार्य था, इसमें भी बचाव के रास्ते और विधियां निकाल ली गई, जिससे अभी आधा अधूरा रह गया। यानी कि भूमि की हदबंदी की गई अधिनियम जो थे वो राज्यों के द्वारा लागू किए गए थे। अब जो लोग थे उन्होंने देखा कि बेसिकली मुझे यहाँ पे इस आंसर में एक डाउट है कि ये जो है वो हदबंदी है या फिर चकबंदी है। थोड़ा सा डाउट है मुझे यहाँ पे कि हदबंदी है चकबंदी है। तो बेसिकली देखो, अगर भूमि सुधार की बात की जा रही है तो यहाँ पे ये चकबंदी ही होगा। ठीक है, ये चकबंदी ही होगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे चाहे तो हदबंदी भी लिख दिया है, चकबंदी, बस आपको ये जो पॉइंट है वो याद रख लीजिए, या फिर आप इसे ना भी याद रखें तो ये याद रख लीजिए कि भूमि सुधार अधिनियम के तहत राज्यों का कार्य था कि वो भूमि सॉरी इसे आप ऐसे याद रख लीजिए कि राज्यों के द्वारा राज्य के द्वारा एक नया भूमि अधिनियम लागू किया गया, जिसके बचाव के रास्ते और विधियां लोगों ने निकाले थे। फिर है बेनामी बदल। भूस्वामित्व ने अपनी भूमि रिश्तेदारों या अन्य लोगों के बीच विभाजित की, परंतु वास्तव में भूमि पर अधिकार जो था वो किसका रहता था? भूस्वामित्व का। इसी प्रथा को बेनामी बदल कहा गया। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे वो यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये दिया हुआ है और जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप इस तरीके से लिखेंगे। सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन पेपर था वो यहाँ पे एंड हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करते जाएं अपने सभी दोस्तों के साथ। और एक बार मैं आपको सारा जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो भी आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड है, थर्ड आ जाता है उसके बाद। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर जो सेकंड था ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखो एक चीज और आपको कंफर्म कर देता हूँ कि अभी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पेपर और भी ऐसे आएंगे। ठीक है, तो आने वाली जो वीडियोस है उनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी आपका एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और भी वीडियोस हमारे आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।